सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए विचार के साथ हम अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था। खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था, फिर कितनी ही बाधा आए मिल जाता है रास्ता। फिर कितनी ही बाधा आए मिल जाता है रास्ता। यानी इस विचार के माध्यम से भी हमें मेहनत करने और आत्मविश्वास के बारे में बताया गया है कि यदि हमारा खुद पर विश्वास होता है और हम अच्छे कर्म करते हैं तो चाहे कितनी ही मुश्किलें हमारे सामने आए, हमें मंजिल जरूर मिलती है। तो यहाँ पर आत्मविश्वास और मेहनत करने की प्रेरणा दी गई है कि यदि हमें आत्मविश्वास है और हम अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो लेखक की डिस्पेंसरी पर आते हैं उनसे मिलने के लिए और एक दिन उनके मेहमान बनकर भी रहते हैं। तो आगे देखते हैं। वह बच्चन की शुरू की धूम का जमाना था, प्रबल झंझावत साथी। प्रबल यानी मजबूत, झंझावत यानी आंधी तूफान। ये हरिवंश राय बच्चन से तुलना की गई है कि वो बहुत ही मजबूत दिल के और आंधी तूफान की तरह लड़ने वाले आदमी थे। देहरादून के उसी साल की यादगार है। किस जोर की आंधी आई थी, उफ! कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे पड़े थे सड़कों पर, टीन की छतें उड़ गई थी और बच्चन उसी आंधी बारिश में एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे। हम सबका सौभाग्य, यानी उस आंधी तूफान में बच्चन जी भी फंस गए थे और ये हमारा सौभाग्य है कि वो उसमें बच गए। आज मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था वह इससे भी कहीं प्रबल था। पत्नी वियोग हाल में ही हुआ था। यानी लेखक कहते हैं कि एक तूफान तो वो आया था और दूसरा तूफान उनके मन में उठ रहा था और वो तूफान था उनके पत्नी वियोग का, यानी उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। और कैसी पत्नी का वियोग जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी। यानी यहाँ पर हरिवंश राय जी बच्चन की पत्नी की तुलना शिव की उमा से की गई है, यानी शिव की पत्नी का नाम उमा है और हरिवंश राय बच्चन की शिव से की गई है। आत्मा से अर्धांगिनी, यानी जो सचमुच में उनकी अर्धांगिनी थी। निम्न मध्य वर्ग के सन 1930 के भावुक आदर्शों और उत्साहों और संघर्षों की युवा संगिनी। मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कवि के लिए क्या कुछ न रही होंगी। एक निश्चल कवि जिसके आर पार आप देख सकते हैं, बात का धनी, वाणी का धनी, हृदय मक्खन और संकल्प फौलाद। इन पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन की महानता में बताया गया है कि जो एक निश्चल कवि थे, यानी जिनके मन में कोई भी पाप नहीं था और वो ऐसे पारदर्शी थे, यानी जो उनके मन में था वही उनकी जुबान पे था। वाणी के भी धनी थे और हृदय बहुत ही मक्खन यानी बहुत ही कोमल और संकल्प के वो फौलादी थे। ऐसे व्यक्ति की साथी। एक और बरखा की याद आ गई, इस देहरादून की सी नहीं मगर भरी बरसात की झमाझम। बरखा इलाहाबाद की, यानी एक और वो इलाहाबाद की बारिश की बात बताते हैं। गाड़ी पर पहुंचना था, रात का वक्त। मेजबान इसरार कर रहे हैं। मेजबान यानी आतिथ्य करने वाला और इसरार यानी आग्रह करना। भाई इस वक्त कुली न तांगा, कैसे जाओगे, सुबह तक रुक जाओ। मगर नहीं, बच्चन ने बिस्तर कांधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। जहां पहुंचना था वक्त पर पहुंचे। इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींच कर ला सकते थे। कोई इस संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता था, मैं स्वयं भी नहीं। और उस पर मैं बच्चन को तब जानता ही कितना था, बराए नाम, कि केवल नाम के लिए या दिखाने के लिए। मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे सटीक थे वो मात्र क्षण ही। आजकल की तरह ही मैं भी बहुत कम ही आता जाता, ना किसी से मिलता जुलता था। मुझे इसकी कभी कोई ज़रूरत सी महसूस नहीं हुई। शायद ऐसा वहम था मुझे, जो वहम ही था कि मेरे निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है। और क्यों हो,
खैर, ये 36, 37, 37, 38 के साल थे, यानी 1936, 1937 और 1938। जी हाँ। तो बच्चन ने मुझसे कहा, तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाहाबाद और एमए करो, इत्यादि। और हमारी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के प्रसिद्ध डॉक्टर मुझसे कह रहे थे, तुम इलाहाबाद जाओगे तो मर जाओगे। मगर मैं तो देख चुका था कि फेफड़े के मरीजों के लिए, गरीब गुरबा के लिए, गरीब गुरबा यानी गरीब लोगों के लिए वह क्या नुस्खे लिखते थे। कैल्शियम लैक्टेट 3 टाइम्स अ डे, यानी वो एक ही दवाई सभी को देते थे, कैल्शियम की गोलियां, जो दिन में 3 बार लेनी थी। कैल्शियम लैक्टेट उन दिनों 2 आने की 1 आउंस आता था। मैं अपने दिल में बेफिक्र था। इलाहाबाद आया तो बच्चन ने क्या किया। बच्चन के पिता मेरे लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हुए। गार्जियन यानी अभिभावक। उन्होंने उर्दू फारसी की सूफी नज़मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से मुझे दिया। सूफी नज़म यानी सूफी कविताएं बड़े स्नेह से मुझे दिया था। वह आशीर्वाद अरसे तक मेरे साथ रहा और एक अर्थ में अब भी है। और बच्चन ने एमए प्रीवियस यानी पहला साल, फाइनल यानी आखिरी साल, फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा लिया और कहा, देखो जब भी तुम इस काबिल हो जाओ, यानी तुम्हारी यदि नौकरी लग जाए तो पैसे वापस कर देना, चिंता मत करो। लेखक ना इस काबिल हुए और ना ही मैंने कभी इसकी चिंता की। बच्चन का प्लान यह था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमी बन जाऊं। काम का आदमी यानी कुछ कमाने लग जाऊं। उनके स्वयं अंग्रेजी में फाइनल कर लेने, 10 साल की मास्टरी के बाद और बीटी कर लेने के साथ साथ मैं भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं, ताकि कहीं पैर जमा कर खड़ा हो सकूं। सो कहाँ होना था। कहीं न कहीं यह बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई थी कि नौकरी नहीं करनी है। मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया। मेरा ख्याल है और अब मैं साफ साफ देखता हूँ और कह सकता हूँ कि बस यह घोंचूपने की हदें थी और पलायन भी। घोंचूपन यानी बिल्कुल जैसे निकम्मापन दिखाना। हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फ्री मिल गई थी और पंत जी की सहज कृपा से मैं कभी नहीं भूलूंगा, इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम भी मुझे मिल गया था। अगर सचमुच कोई बात मेरी समझ में आती थी तो वह एक यही कि अब मुझे कविता, हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है, जिससे कि मेरा रब्त बिल्कुल छूट ही चुका था। रब्त यानी जिससे मैं बिल्कुल ही अनजान हो चुका था, जिससे मेरा कोई भी संबंध नहीं रहा था। भाषा और उसका शिल्प लगभग अजनबी से हो चुके थे। आखिर हिंदी फर्स्ट फॉर्म तो मेरी कभी रही नहीं थी और घर में खालिश उर्दू के ही वातावरण में पला था। खालिश यानी शुद्ध। बीए में भी उर्दू ही एक विषय लिया था। गजल मेरी भावुकता और आंतरिक अभावों का अपने तौर पर भली बुरी एक मौन साथी थी। जैसी भी कुछ थी अपनी थी। शायद विषांतर हो रहा था, मगर बच्चन मेरे जिस साहित्यिक मोड़, मेरे हिंदी के पुनर्संस्कार मतलब दोबारा उसी चीज की आदत डालना, पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण बने। मैं उसको यहाँ कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक बार पहले भी सन 1933 में प्रीवियस का इम्तिहान दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका था, मगर तब तक कुछ रचनाएं मेरी सरस्वती और चांद पत्रिका में छप चुकी थी और बच्चन ने अब अभ्युदय में प्रकाशित मेरे एक सोनेट को पसंद किया था और कहा था, वास्तव में यह खाली सोनेट है। खाली सोनेट है यानी शुद्ध रूप से लिखा गया बहुत ही अच्छी रचना है। बहरहाल तो सन 1937 में भाषा यानी हिंदी मुझसे छूट ही चुकी थी। अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र सदैव एकांत में और अपने लिए या तो अंग्रेजी था या उर्दू गजल। हाँ, आज एक बात के लिए मैं अपनी पछाही यानी पश्चिमी तरफ की, पश्चिमी सभ्यता के तरफ की पछाही उसी को कहेंगे।
पश्चिमी से मतलब पश्चिम से संबंधित रखने वाली, सीधे साधे जाट परिवार और अपने बचपन के युग को धन्यवाद देता हूँ कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी न हो सकी जो मेरे हृदय या मस्तिष्क को घेर लेती। अफसोस इतना ही है कि मैं जमकर कोई साधना, भाषा या शिल्प नहीं कर सका। हिंदी ने क्यों मुझे उस समय अपनी ओर खींचा, इसका स्पष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंत थे। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। उनसे प्राप्त संस्कार और इलाहाबाद प्रवास यानी दोबारा जाकर रहना, और इलाहाबाद के हिंदी साहित्यिक वातावरण में मित्रों से मिलने वाला प्रोत्साहन, और हिंदी आज भी अपनी ओर खींचती है, बावजूद कम से कम मुझ जैसों को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण के। संकीर्ण यानी बहुत ही तंग वातावरण होना, विरक्त का मतलब होता है बिल्कुल भी लगाव ना होना। बच्चन इस वातावरण को आज मर्दानावार झेल ही नहीं रहे हैं। मर्दानावार मतलब बहादुर पुरुषों की तरह अपनी कविता में उच्च घोष से बार बार बता भी रहे हैं, उच्च घोष यानी बिल्कुल ऊंची आवाज में, कि यह वातावरण किसी भी जाति के सांस्कृतिक इतिहास में किसी हीन संकुचित मनस्थिति का द्योतक होगा। हीन संकुचित यानी बहुत ही तुच्छ, मनस्थिति यानी मन की दशा, और द्योतक होता है प्रतीक। मगर सन 1937 में मेरा हाल यह था जैसे मैं फिर से तैरना सीख रहा हूँ। 3 सालों में बहुत कुछ भुला चुकने के बाद मेरी अंतश्चेतना यानी मेरे मन की स्थिति, अंदर के मन की स्थिति का यही सवर था कि बच्चन शायद मुझे इसलिए इलाहाबाद लाए हैं। वह मैदान में उतर चुके हैं, बस जरा आर्थिक रूप से निश्चित होने की देर है। बहुत से बहुत 1 साल और मुझे भी मैदान में उतरना है। अपने तौर पर मुझे भी कमर कस लेनी है। यही भाव मात्र मेरे मन में स्पष्ट था और मुख्य भी, और कोई भाव मेरे मन में नहीं था। मुझे याद है कि बच्चन ने एक नया स्टेंजा यानी कविता का एक छोटा सा चरण या अंतरा कहेंगे का प्रकार मुझे बताया था। 14 पंक्तियों का यानी एक स्टेंजा उन्हें बताया था कि लिखने के लिए, और तुकों का प्रभावकारी विन्यास। बीच बीच की अनेक पंक्तियां तुकांत मुझे बहुत आकर्षक लगा था। वह एक प्रकार मैंने तबीयत पर जोर डालकर उस प्रकार में एक रचना की थी। यानी बच्चन जी ने लेखक को एक अलग सा प्रकार बताया था, एक अलग सा स्टेंजा बताया था 14 लाइनों का। तो लेखक को वो जो है वो बहुत अच्छा लगा और लेखक ने उसमें एक रचना भी लिखी। उस प्रकार में एक रचना भी की थी। बच्चन को नहीं मालूम किसी को भी नहीं, क्योंकि कभी छपी ही नहीं। बच्चन के लिए तो वह कविता एक बंद था, मेरे लिए वह बंद एक पूरी कविता हो गई। मगर मैंने जो लिखा वह वस्तुतः सोनेट से अलग रूप न ले सका। बच्चन ने तब तक उसे अपने नवीन फॉर्म में कोई कविता न रची थी। खैर, बच्चन के निशा निमंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार ने भी मुझे आकृष्ट किया। मैंने कुछ कविताएं उस प्रकार से लिखने की कोशिश भी की, मगर मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ा। 9 पंक्तियां और 3 स्टेंजा यानी 3 पहरे। प्राय सभी कवि उस छंद में लिख रहे थे, मुझसे वह नहीं चला। मगर कुछ पंक्तियां इस अभ्यास में शायद बुरी नहीं उतरी। निशा निमंत्रण के कवि के प्रति मेरी एक कविता, जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी हैं, रुपाब काल में किए हुए, मेरे पास आज भी अप्रकाशित सुरक्षित है। उसका भी बच्चन जी को पता नहीं। मैं अपने कोर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, इससे बच्चन को शोभ था यानी दुख था। अतः मेरे मन में भी एक स्थायी संकोच। खैर, 2 साल पूरे करके आखिर फाइनल का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं दिया। बच्चन के साथ एक कवि सम्मेलन में भी मैं उसी साल गया था, शायद गोरखपुर। मैंने देखा कि कविता में मेरा नया अभ्यास निरर्थक नहीं गया। सरस्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया। कुछ निबंध भी मैंने लिखे। रुपाब। ऑफिस में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर मैं बनारस हंस कार्यालय की कहानी में चला गया।
निश्चय ही हिंदी का साहित्य प्रांगण में मुझे बच्चन जी घसीट लाए थे। यानी अब मैंने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया था और ये सब बच्चन जी के कारण ही हुआ था। आज मैं स्पष्ट देखता हूँ कि मेरे जीवन के इस भरपूर और कैसे आकस्मिक यानी अचानक आने वाले मोड़ के पीछे बच्चन जी की वह मौन सजग प्रतिभा रही है जो दूसरों को नया प्रातिभ जीवन देने की नैसर्गिक क्षमता रखती है। नैसर्गिक यानी स्वाभाविक, प्रातिभ यानी प्रतिभायुक्त। बच्चन से हमेशा ही प्राय दूर ही रहा हूँ। बच्चन जी से प्राय दूर ही रहता आया हूँ, यद्यपि दूर और नज़दीक की मेरी अपनी परिभाषा है और जिनके मैं अक्सर बहुत नज़दीक रहता आया हूँ, क्या उनसे बहुत दूर नहीं रहा। बहुत सी अनुपस्थिति चीज़ें मेरे लिए उपस्थित ही के समान है और उपस्थित अनुपस्थित के, और मैं बहुत ही नज़दीक आने, बहुत मिलने जुलने, चिट्ठी पत्री आदि में विश्वास नहीं करता। बच्चन इसलिए मेरे काफ़ी करीब रहे हैं, मगर बेसिकली यानी जैसे साधारण तौर पर, आधारभूत, बेसिकली उसी तरह जैसे एक कवि अपनी रचना के माध्यम से अपने करीब रहता है, अपने साथ रहता है, जिससे हम कभी नहीं मिलते या मिल सकते। युगों का व्यवधान होने के कारण, व्यवधान यानी रुकावट आ जाना, बाधा आ जाना, रुकावट होने के कारण ये एक युग की जगह प्रस्तुत भी हो सकते हैं। अतः मिलने न मिलने का कोई अर्थ नहीं बैठता। इसी तरह बच्चन अपने व्यक्तित्व में, जिसे कुल मिलाकर मैं उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता से भी बड़ा आंकता हूँ, बहुतों की तरह मेरे भी नज़दीक हैं, और यह एक बिल्कुल सहज और सामान्य और स्वाभाविक ही बात है। इसका सहज, स्वाभाविक और सामान्य होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह मुझे अपनी जगह पर मुक्त भी रखता है। मुक्त यानी आज़ाद। मेरा अनुमान है कि और भी सैकड़ों व्यक्तियों को ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। अनुमान ही क्यों न हो, मुझको मालूम है कि हुआ है। मैं अपने इस अनुभव को विशिष्ट या विशेष नहीं मानता। वस्तुतः ऐसा कुछ विशिष्ट या विशेष दुनिया में नहीं हुआ करता। बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं और वह हमेशा ही ऐसे होते हैं। असाधारण कहकर मैं उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, मगर यह साधारण और सहज प्राय दुष्प्राप्य भी है। बात अजब है मगर सच है। दुष्प्राप्य का मतलब होता है मुश्किल से मिलने वाला, यानी यहाँ पर वो बच्चन जी को असाधारण कहकर उनकी महिमा को कम नहीं करना चाहते, लेकिन वो कहते हैं कि जो भी है ये बिल्कुल सच है। यानी इस पाठ के माध्यम से जो है लेखक ने बताना चाहा है कि हिंदी में कम रुचि रखने वाला लेखक किस तरह हिंदी लिखने लगा, और अपने स्वभाव के बारे में वो बताते हैं कि वो कितने संवेदनशील हैं और किसी के द्वारा कही गई बात से ठेस पहुंचने पर किस तरह वो दिल्ली आ जाते हैं और उनके हिंदी में लिखने की शुरुआत होती है। और जिसको हिंदी में लिखने का वो अपना जो माध्यम है, जो जरिया है, जो आधार है, वो बच्चन जी को मानते हैं, और वो कहते हैं कि मैं जो भी हूँ वो आज बच्चन जी की वजह से हूँ। और यही बात सच है कि मैं बच्चन जी को असाधारण कहकर उनकी महिमा को कम नहीं करना चाहता। यह बात अजीब है लेकिन मगर सच भी है। तो आज की कक्षा में इतना ही। ये पाठ जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसके प्रश्न उत्तर हम नहीं करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।